नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है पढ़ो भारत के यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों को गति दे रहे होंगे। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की, बिहार परिचय की, जिसमें भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बिहार को जाना, बिहार शब्द के बारे में जाना, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस सारे विषयों को चर्चा किया। आइए आज विस्तार से पढ़ेंगे। आरंभ करते हैं आज की कक्षा बिहार के इतिहास से। पहली शर्त हमारी यह है कि आप हमारे शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर बोर्ड पर लिखे हुए कोई भी शब्द आपको नहीं दिखते हैं, निश्चिंत रहें आप, क्योंकि मैं उन शब्दों को आपको विस्तारपूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए आज की कक्षा बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार और बिहार के ऐतिहासिक विवरण। बिहार में इतिहास के अध्ययन की सुविधा के अनुरूप बिहार के इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है पूरा पाषाण। मैं पाषाण काल से आरंभ कर रहा हूं, तो इसे पूरा पाषाण यहां लिख लेना उचित रहेगा। पाषाण काल, मध्य पाषाण, और यहां पे होता है नवपाषाण। नवपाषाण तीनों की एक एक करके चर्चा करेंगे। पूरा पाषाण में हम देखते हैं कि इसका विस्तार क्षेत्र मुंगेर, गया, नालंदा इत्यादि जगहों पे देखने को मिलता है, परंतु 2 जगहों पे जो है उत्खनन के दौरान काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ से हथियार मिले। हथियार मुंगेर से हथियार नहीं, मतलब पत्थर से जो निर्मित हथियार थे वो, मुंगेर ऐसे ही बदनाम है। तो इन दोनों जगहों से पत्थर के हथियार मिले, लिख देना चाहिए। पत्थर के हथियार ये काफी भारी थे और इस हथियार को जो है कहा गया असुलियन। इस हथियार को क्या कहा गया? असुलियन प्रकार के हथियार कहे गए। काफी मतलब मोटे हथियार और भारी हथियार हुआ। यूं समझिए कि यहां से जो प्राप्त कुल्हाड़ी है, खुर्ची भी प्राप्त हुआ यहाँ से फलक प्राप्त हुए। तो ये जितने भी होते थे इसमें पूरा का पूरा भाग पत्थर का हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं कि पूरा एक पत्थर का कुल्हाड़ी कितना भारी वजन रहता होगा, है ना। तो पूरा पाषाण के दौरान मुंगेर और गया के भाग से, अच्छा यहाँ मुंगेर से जो भाग है इसको क्या कहते हैं एक बार देख लीजिए। मुंगेर वाले, मुंगेर से कहाँ उत्खनन में, तो भीम बांध और पैसवा, इन दोनों जगहों पे मुंगेर में खुदाई के दौरान मिले। व्यक्ति क्या है कि सीखने की एक प्रकृति होती है, और जैसे हमने देखा कि पुराने कंप्यूटर बहुत भारी आते थे, बड़े इस जगह को भी छेकते थे, मतलब बहुत ज़्यादा स्थान घेरते थे। धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, निरंतर बदलाव होते होते अब आप देख रहे होंगे लैपटॉप कितना पतला आ रहा है। वैसा ही यहाँ होता है। इन हथियारों के बाद क्या है, मनुष्य यहाँ सीखता है और यहाँ पे मुंगेर के भीम बांध से यहां से क्या मिलता है, हथियार मिलता है काफी नुकीला और छोटा। यहाँ पत्थर लिखना आवश्यक होगा, मुंगेर के साथ जो है हथियार लिखने पर दिक्कत रहती है। हथियार छोटे और नुकीले। ये क्या हुआ कि इसके बाद लोग जो है काफ़ी कम दूरी के शिकार को शिकार कर पाते थे और सरलतापूर्वक उसकी चमड़ियों को हटाते थे। यहाँ से क्या था कि जो काफ़ी दूर जानवर है उसको अब नुकीला नहीं होने के कारण केवल जानवर को चोट पहुँचा पाता था, लेकिन यहाँ जो है जानवर के शरीर में क्या होता था, चला जाता था जल्दी से। यहाँ पे गया में जो है प्रमाण मिला है शेर घाटी में। किसका प्रमाण मिला है, तो गुफाओं का। ये लेकिन ये गुफाएं क्या हुई, प्राकृतिक रहे, ये नेचुरल रहे, है ना। यहाँ जो गुफाएं थी ये प्राकृतिक थी, उसमें मानव क्या धीरे धीरे अब रहने को सीख गया। यहाँ से प्राप्त जो हथियार हैं वो छोटे हुआ करते थे
और शेर घाटी गया, मतलब गया में जो खुदाई के दौरान शेर घाटी से प्राप्त हुई जानकारी है उसमें ये कहा गया कि यहाँ की गुफाएं प्राकृतिक है और उसमें व्यक्ति रहने लगा। और यहाँ पे एक चीज़ और देखा गया कि भंडारण करने लगे। अब भंडारण किस चीज़ का कर रहे हैं? तो अनाजों का ये भंडारण हम आरंभ करने लगे। धीरे धीरे कुछ अनाजों का भंडारण यहाँ से आरंभ होता है। और तीसरा है नवपाषाण। नवपाषाण में आप सारण को देखेंगे, वैशाली को देखेंगे और पटना को देखेंगे। इन 3 जगहों पे प्रमुखतः खोजे हुई। सारण में चिरांद सभ्यता, चेचर सभ्यता जो है वैशाली में, और मनेर। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि मानव जो है रहने की और मतलब आवासीय ढंग से जीने की कला यहीं से सीखते हैं। यहाँ पे प्राप्त हुए हैं कृषि, आवास, अन्न भंडारण और कहीं ना कहीं एक बाजार की जो, जब कृषि लोग करने लगेंगे तो अन्न उत्पादन होगा। अन्न उत्पादन से यहाँ एक ना कहीं बाजार जैसा माहौल हुआ कि अन्न यहाँ पे लाके रखेंगे और यहाँ से अन्न को हम क्या करेंगे तो बेचने की एक ये चीज़ रहेगी। अभी तक हमने चर्चा किया बिहार में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पाषाण काल को। पाषाण काल में 3 भागों में विभक्त किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मुंगेर और गया से प्रमुख खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली है उसे असूलियन प्रकार की हथियार कहते हैं। ये काफ़ी भारी हुआ करते थे। इसमें कुल्हाड़ी, खुर्ची ये मिला है। इसमें स्थान पूछे तो भीम बांध और पैसाबा ये है आपसे मुंगेर में। मुंगेर में भीम बांध से क्या मिला है? यहाँ पे पत्थर के छोटे छोटे हथियार मिले हैं, चाकू, नुकीले। फिर यहाँ गया में शेर घाटी से प्राकृतिक गुफाओं में आदमी के रहने का प्रमाण मिला है। सारण में चिड़ांद और वैशाली से चेचर, पटना से मनेर। यहाँ से क्या है, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं कृषि करने के, मैदानी भाग में कृषि करने के, आवास यहाँ से धीरे धीरे बनाने की कला आप सीख रहे हैं। अन्न भंडारण की भी यहाँ से जानकारी मिलती है। तो पाषाण काल में संक्षेप में इतना ही, जहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना होती है वहाँ तक। और 1962 में खुदाई के दौरान यहाँ से जो सारे जगहों से चीज़ें मिले, 1962 में खुदाई हुई। इस उत्खनन में चिरौंद के जो अस्थि, वहाँ मतलब चिरौंद एक जैसा स्थान था, चिरौंद से यहाँ से अस्थि उपकरण मिले। और इसका कालक्रम का जो अनुमान लगाया गया इसके माध्यम से, तो कहा गया कि कालक्रम क्या है, 2500 बीसी से 1350 बीसी के आसपास का ये बताया गया। काफ़ी प्राचीन सभ्यताएं थी। तो यहाँ तक हमने पाषाण काल को पढ़ा। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़े, आप पढ़ेंगे इससे आगे के काल अर्थात वैदिक काल को। वैदिक काल में आप ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा प्रश्न वहाँ से आता भी नहीं है। हम कम समय में आपके पाठ्यक्रमों में संभावित प्रश्नों के जो उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे उसको प्रयास किया जाएगा, पूरा किया जाए। अब यहाँ से हम देखेंगे इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है वैदिक काल को। वैदिक काल एक था जिसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। ऋग्वैदिक काल, इसका कालक्रम अगर कहा जाए तो 1500 से बीसी से लेके 1000 बीसी। अच्छा, बीसी बीसी लिख रहे हैं उल्टी प्रक्रिया में, आप समझ रहे हैं। बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के जन्म के पहले की जो काल अवधि थे उसे उल्टा गिना जाता है, इसलिए मैंने 1500 से 1000 लिखा। यह स्पष्ट हो गई। उत्तर वैदिक काल इसको कहते हैं।
उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो 1000 BC से 600 ईसा पूर्व तक यहाँ के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में भारतीय इतिहास तो मिलेंगे, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बिहार के परिदृश्य में इससे देखने को ही नहीं मिलता है। अधिकांशतः शिक्षक आपको बताएंगे कि कीकट शब्द एक यहाँ से मिलता है जिसका अर्थ होता है बिहार के निम्न, ऐसे करके बता देंगे, निम्न जाति, नीच जाति, जाति, है ना, ऐसे करके बता देंगे। परंतु स्पष्ट कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, कीकट शब्द का अर्थ होता है गाय न पालने वाला, धर्माचरण नहीं करने वाला। और यह किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व हो सकता है, व्यवहार हो सकता है ना, इसलिए इससे क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो आप गलत पढ़ ले रहे हैं, ऐसा कभी पूछ दे कीकट शब्द का अर्थ क्या होता है तो आप चल के मार देंगे ये ऑप्शन, वो सही नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां से एक ग्रंथ मिलता है जिसे शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, और इसके रचयिता हैं याज्ञवल्क्य। और इनसे एक मतलब शतपथ ब्राह्मण से, ये नाम केवल शतपथ ब्राह्मण है, ये ग्रंथ सब पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लिखा है तो ब्राह्मण ही, ऐसी इसमें कोई ये नहीं है। तो ये जो आगे चल के क्या होता है, इससे एक कहानी निकल के आती है। इस कहानी में कहा जाता है कि राजा विदेह, माधव विदेह एक थे, माधव विदेह जो है, यह गंडक नदी यानी सदा नीरा के तट तक, उत्तर बिहार तक क्या करते हैं, ये अपनी संस्कृति का विकास करते हैं। ये राजा होते हैं, राजा, ये कहां तक करते हैं, उत्तर बिहार तक, ये अपना विस्तार करते हैं। यही प्रमाण यहां से मिलता है, विशेष कोई यहां से जानकारी नहीं है। तो अभी हमने देखा वैदिक काल में ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की काल अवधि है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। इसमें एक कीकट शब्द का वर्णन आता है, जिसे सभी शिक्षक, लगभग शिक्षक, सभी नहीं, सभी लगभग शिक्षक इसको बताते हैं। कीकट का अर्थ होता है नीच जाति, जिसका संबंध बिहार से है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। कीकट का अर्थ होता है धर्माचरण नहीं करने वाला व्यक्ति, यह व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है यह शब्द। दूसरा है शतपथ ब्राह्मण, उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, याज्ञवल्क्य इसके जो है लेखक थे। और इसमें चर्चा मिलता है कि माधव विदेह राज्य के जो राजा है माधव विदेह, ये उत्तर बिहार तक क्या करते हैं, अपना स्थिति विस्तार मतलब राज्य विस्तार करते हैं। और संस्कृति के प्रचार हेतु ये अपना राज्य विस्तार करते हैं। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया, एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। उत्तर वैदिक काल समाप्त होते ही, संक्षेप में मैं चल रहा हूं, मतलब जहां से संभावित प्रश्न है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, आप जब पढ़ेंगे भारत तो वहाँ पे आपको उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन यहाँ कम ही पढ़ना है, क्योंकि बिहार स्पेशल की कक्षा है ये। अब जनपद की बात आती है। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में जनपदों की जो है स्थापना आरंभ हो जाती है। ऐसे में जो है बिहार, पूरे भारत में 16 जनपद के स्थापना के विवरण मिलते हैं, लेकिन मात्र 3 महाजनपद जो है वो बिहार के अंदर है, उसकी हम चर्चा करेंगे। 3 महाजनपद कौन कौन है? तीन महाजनपद को हम देखेंगे। एक है अंग, दूसरा है मगध, और तीसरा है वज्जी। अच्छा, ये आप जो है महाजनपद को एक बार समझना चाहें तो संक्षेप में हम समझाएंगे। महाजनपद क्या है?
कबीला, एक छोटा सा कबीला हुआ करता था और इस कई कबीलों से मिलके यह बनता था जन, और बहुत सारे जन से मिलके यह बनता था जनपद, और कई सारे जनपद को मिला के यह बनता था महाजनपद। ठीक है, महाजनपद समझ गए? कबीला, कबीला से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। तो ये बज्जी जो है 8 जनपदों को मिला के बनता था, और इसी का एक जनपद था जिसे आप लिच्छवी कहते हैं, जहां से गणतंत्र गणराज्य की अवधारणा जो है पूरे विश्व में फैली, तो वो बज्जी संघ में ही था। समझ गए आप चीज़ों को? ये अब ऐसे आप समझ सकते हैं कि आज राज्य में क्या है, जिला है, जिला से ऊपर राज्य, फिर राज्य से ऊपर देश, ऐसे करके महादेश, ऐसे प्रक्रिया। या पंचायत को भी आप देख सकते हैं, पंचायत है, फिर पंचायत के ऊपर आपका ब्लॉक पड़ता है, ब्लॉक के बाद अनुमंडल पड़ता है, फिर जिला पड़ता है, फिर प्रमंडल, ऐसे करके पूरा आपका जो है राज्य की गठना होती है। तो वही ये कालक्रम था। एक बार हम समझना इसको, सोचे कि चर्चा कर लेना उचित रहेगा। अंग मगध बज्जी। मगध के विषय में एक महाभारत में प्रसंग आता है कि इसका जो है बृहद्रथ इसकी स्थापना करता है, और उसका पुत्र एक था जरासंध, और जरासंध की युद्ध होती है महाभारत काल में भीम से, जहां जरासंध को भीम क्या करता है, पराजित कर देता है। तो एक प्रसंग मगध का वहां से मिलता है महाभारत काल से, इसको ध्यान रखिएगा। आइए हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो मगध में सबसे पहला वंश जो था वो हर्यक वंश था, और उस समय यहां जो थे राजा ब्रह्मदत्त थे, राजा ब्रह्मदत्त थे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार, बिंबिसार। इसके शासनकाल को देखेंगे तो 545 से 492। अच्छा, ये भी बीसी में ही लिखाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब बिंबिसार क्या करता है, बिंबिसार तो सबसे पहले इसकी हत्या कर देता है, अर्थात अंग राज्य को अब पढ़ना नहीं है, क्योंकि अंग इसमें मिल गया। तो इसका यहीं पे मतलब एक श्रेणी जो चलने वाला था वो क्या होगा, समाप्त हो गया। वज्जी गणतंत्र है, ये भी आगे चल के मिल जाएगा हर्यक वंश में। तो हमें पढ़ना मूलतः किसको है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो मगध को। ये स्थिति इसलिए स्पष्ट कर दिया मैंने, क्योंकि निरंतर जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपके मन में आ सकता था कि अंग आपने पढ़ा नहीं, बज्जी आपने पढ़ा या नहीं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य में ये दोनों 3 महाजनपदों की मतलब चर्चा करनी थी, तो आपने 2 का नहीं किया, इसलिए स्पष्ट मैंने कर दिया। बिंबिसार क्या किया, इसने अपने समकक्ष ब्रह्मदत्त की हत्या करके अंग को मिला लिया इसमें। अब बिंबिसार का क्या था, इसका एक नाम था, उपनाम, श्रेणिक, इसका उपनाम था। इसने अपने राज्य विस्तार के लिए त्रियक नीति का क्या किया, त्रियक नीति का मतलब उस पर काम किया। इसका त्रियक नीति था विवाह, मैत्री, मित्रता, और नहीं माने कोई विवाह और मैत्री से भी नहीं तो युद्ध। इन तीनों से ये क्या करता है, राज्य को विस्तार करता है। विवाह को देखेंगे, इसके 3 शादियां हुई थी। पहला कौशल देश के राजा प्रसेनजीत की पुत्री कौशल देवी से इनकी शादी पहली होती है। ये पहला है, इसको लिख लीजिए। दूसरा क्या है, चेल्लेना, ये जो है वज्जी संघ के लिच्छवी के प्रमुख चेटक होते हैं। चेटक की बहन से इसकी दूसरी शादी। और तीसरा है क्षेमा,
ये रहती है त्रिदेश की देश की कुमारी, राजकुमारी। इसके दहेज में मिलता है काशी। यहां पे लिख लें दहेज में। और ऐसे करके ये लिच्छवी, मध्य देश, ये सारे को क्या करता है, अपने अंदर मिला लेता है। मैत्री का आपको विवरण मिलेगा। अवंती के राजा प्रघोत जब बीमार थे, यहां क्या करते हैं, जीवक को भेजते हैं। जीवक क्या था, तो इनका आयुर्वेद का राज्य को देखने वाला जो मतलब राज्य वैद्य था जीवक, ठीक है। उसको तो आप तीनों विवरण यहां देख लिया होगा। आप ये युद्ध के द्वारा क्या करते हैं, अंग राज्य को, ब्रह्मदत्त को हरा के यहां अजात शत्रु को, अजात शत्रु को क्या बनाते हैं, राजकुमार। कहां का, अंग का। इनके समय में, हर्यक वंश के समय, मतलब बिंबिसार के समय ही गौतम बुद्ध इनके यहाँ घूमते घूमते आ जाते हैं। तो गौतम बुद्ध को ये क्या करते हैं, गौतम बुद्ध को कुछ जगह दान में देते हैं। उस जंगल का नाम था बेलूवन। बेलूवन। ये बेलूवन जो है जंगल, गौतम बुद्ध को दान में दे देते हैं। तो इनके बारे में यही देखा हमने। आइए एक बार क्या देखा, आप चर्चा करते हैं। मगध वंश, मगध राज्य में, मगध महाजनपद में जो है हर्यक वंश का सबसे पहला क्या होता है कि स्थापना होता है। हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं बिंबिसार। इनका नाम श्रेणिक होता है, उपनाम। इनका जो है 3 नीति होता है जिसके तहत राज्य विस्तार करते हैं। त्रियक नीति कहलाता है, विवाह, युद्ध और मैत्री। और इस तीनों के द्वारा जो है विवाह ये करते हैं। पहला विवाह कौशला देश के राजा प्रसन्नजीत से की पुत्री कौशल देवी से। दूसरा विवाह चेल्हना से करते हैं जो चेटक की बहन होती है। और तीसरा मद्र देश की रानी क्षेमा से करती है। और तीनों, पहले देश में इनको काशी जो है दहेज में मिलता है, तो दहेज लेके भी ये अपना विस्तार कर रहे थे राज्य का। दूसरा है कि मैत्रीपूर्ण तरीके से जो है अवंती के राजा जब प्रगोत बीमार पड़ते हैं तो वहाँ अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजते हैं। तो आपसे प्रश्न बन सकता है जीवक किसके शासनकाल में थे, तो हर्यक वंश के सबसे पहले शासक बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है। तीसरा, युद्ध नीति से इसने क्या किया, तो अजात शत्रु को बना दिया यहाँ का अंग देश का राजकुमार, और ब्रह्मदत्त को क्या किया, हरा दिया, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए। गौतम बुद्ध किसके समकक्ष हैं, मतलब ऐसा पूछा जा, समकालीन है किसके, तो गौतम बुद्ध समकालीन किसके हैं, बिंबिसार के। इसी के समय में जब यहाँ घूमते घूमते आते हैं तो उनको रहने के लिए बेलूवन जंगल पर क्या किया जाता है, दान में दे दिया जाता है। स्पष्ट है, एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिर इसको आगे मिटा के बढ़ते हैं। और अगला शासक जो है अजात शत्रु ही है, इनका पुत्र ही है ना। हर्यक वंश का अंग को हटा दें, अब अंग प्रदेश को, चूंकि वो तो मिल गया मगध में। अब इस बार अजात शत्रु जब आएगा तो बज्जी भी मिल जाएगा। तो हर्यक वंश में दूसरा जो शासक है अजात शत्रु है। ये 492 से 460 दोनों बीसी में है लगभग। इसने क्या किया, इसने हमला करके कौशल, वज्जी, जितने भी संघ थे उसको अपने में मिला लिया। सबसे पहला काम इसने ये किया। और ये राजा कैसे बना, ये पहले इसकी भी चर्चा कर ले। अपने पिता की हत्या कर राजा बना। पहला, अपने पिता की हत्या करके ये राजा बना। कब बना, 492 बीसी में, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। ये हत्या करके राजा बना था।
इसे के हत्या करने से मतलब जितने भी बौद्ध ग्रंथ है उसमें पितहंता मतलब हर्यक वंश को कहा गया है कि यह जो है पिताओं को हत्या करके राज्य लेने वाला राजाओं का संघ है। इसने क्या किया कि वज्जी सब पर हमला करके ये जितने जो बिहार के अंदर बचे थे, और इसका विस्तार मगध का इतना फैल जाता है कि यह केंद्रीय सत्ता का केंद्र बन जाता है। मैंने पहले ही दिन कक्षा में चर्चा किया कि ये पूरे जो है मतलब केंद्र बन जाएगा। अब आपका बज्जी संघ जो है ये भी इसके अंदर आ गया, कौशल को हमला कर लिया, बज्जी को कर लिया, अंग प्रदेश भी इसके अंदर आ गए। मतलब अब जो है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा बिहार एक साथ आ गया। यही नहीं, मतलब अंग भी इसमें आ गया, काशी पर भी इसने हमला किया। अंग तो पहले से ही आ रखा था, है ना, काशी पर। इसका जो नाम है अजातशत्रु, इसको यहाँ ही लिख लेते हैं उपनाम, चूँकि इस राज्य में आप जितने भी राजा देखेंगे उसके नाम है, इसके कुनिक नाम है। जैसे इसके पिता का नाम श्रेनिक था, ऐसे ही इसका नाम कुनिक। इसकी हत्या 460 में कौन कर देता है, उदायीन कर देता है। उदायीन कौन है, तो इसका मतलब पुत्र है उदायीन, तो वो हज की हत्या कर देता है, और इसलिए पितहंता इसको कहा गया। इसने 2 आविष्कार किए जो काफ़ी प्रभावी रहा और युद्ध नीति में इसका काफ़ी, एक था रथमूसल और महाशिलाकंटक। तो आपसे पूछ सकता है कि रथमूसल रथमूसल और महाशिलाकंटक, इसका प्रयोग कहाँ, रथ में क्या होता है, एक चक्री आकार की ये लगाई जाती थी, और महाशिलाकंटक ये उस समय के हथियार थे। अभी तक हमने देखा बिंबिसार के बाद अजातशत्रु 492 में हत्या करके अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। राज्याभिषेक के साथ ये क्या करते हैं, बज्जी, कौशल और काशी पर हमला करके उसको आपस में मिला लेते हैं। इनका नाम उपनाम जो है कुनिक था, और रथमूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का ये प्रयोग करते हैं अपने यहाँ। इनके साथ एक चीज़ और है, वहाँ जैसे इनके पिता के शासनकाल में गौतम बुद्ध आते हैं, लेकिन इनके शासनकाल में गौतम बुद्ध क्या होता है, गौतम बुद्ध मर जाते हैं। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण कहा गया है। और ये कब मरते हैं, 483 BC में। और इसी समय क्या होता है, जब इनके मृत्यु होते हैं तो इसके अनुयायियों में झगड़ा हो जाता है, मतलब एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे मतलब बौद्ध संगीति होता है। बौद्ध संगीति होता है, और कहाँ होता है, तो राजगृह में। राजगृह जो है इसका निर्माण किसने कराया, तो बिंबिसार ने बड़े अच्छे से इसका मतलब निर्माण कराया था। और राजगृह क्या है, तो अजातशत्रु के समय का ये राजधानी भी थी, तो इसके ध्यान रखिएगा, राजधानी भी थी। 483 में करवाया, ये प्रथम था। प्रथम संगीति था, राजगृह राजधानी थी। यहाँ तक हमने चर्चा किया। आगे बढ़े, बज्जी संघ भी अब मिल चुका है, तो ध्यान दीजिएगा कि आगे हम बज्जी अब नहीं लिखेंगे,
अब केवल मगध में हर्यक वंश को देखेंगे। और हर्यक वंश में 460 में क्या होता है, 460 में उदायीन, उदायीन कौन था, तो यह अजातशत्रु का पुत्र था और इसने इसकी हत्या कर दी और फिर शासन पर आ गया। तो उदायीन को अब पढ़ेंगे। चार सौ 444 BC तक इसने क्या किया, 460 अपने पिता की हत्या कर राज्याभिषेक कराया या राजा बना, ठीक है। इसने कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की। इसने क्या किया, कुसुमपुरा नगर की स्थापना की और ये आगे चल के क्या हुआ, पाटलिपुत्र बना, ठीक है, ध्यान रहेगा। पाटलिपुत्र ये मतलब कहाँ स्थापना किया पाटलिपुत्र का, तो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। नगर कौन सा नगर, तो पाटलिपुत्र। चीजें स्पष्ट हो गई, एक बार आप देख लीजिए फिर मैं इसको दोहराता हूं। देख लिए होंगे आप, ये उदायीन जो है अपने पिता की हत्या करके 460 में राजगद्दी संभालता है। 460 के बाद क्या है कि ये कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना करता है, जिसे आगे चल के पाटलिपुत्रा कहा गया है। पाटलिपुत्रा जो है ये गंगा एवं सोन नदी के संगम पे बसा है, ठीक है, यही है। इसके बाद उदायीन का जो उत्तराधिकारी है, अब कोई प्रभावी शासक रहा नहीं, तो उदायीन का जो उत्तराधिकारी है इसे दुर्बल कहा गया है। उत्तराधिकारी जो है दुर्बल कहलाया। ये दुर्बल मतलब नाम से दुर्बल था, बाकी ऐसा नहीं कि शरीर से दुर्बल था, ये इसका नाम दुर्बल था जो इसका उत्तराधिकारी कहलाए। और इसके बाद कई शासक हुए हैं ना, लेकिन इसके सबसे अंत में जो शासक हुए उस शासक का नाम था नागदशक, जिसका हत्या किसने कर दिया, शिशुनाग ने, और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इसको एक बार हटाते हैं। अब जो है हर्यक वंश को भी हटाएंगे, क्योंकि हर्यक वंश के नागदशक सबसे अंतिम शासक हुए, उसकी हत्या हो गई। और अब पढ़ेंगे हम लोग शिशुनाग वंश को। ये वंश है ना, व्यक्ति का नाम है शिशुनाग, चूंकि इसके नाम हत्या शिशुनाग व्यक्ति का नाम। इसकी शासन अवधि 412 से लेकिन 394 तक, ये BC में है ना, ध्यान रखिएगा। इसे नंदीवर्धन कहा गया है, तो उपनाम नंदीवर्धन। इसका अगला शासक होता है, विशेष इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, अगला शासक होता है कालाशोक। कालाशोक जो है 394 से लेके 366 BC तक इसकी कालावधि है। इसके कालावधि में क्या है, द्वितीय बौद्ध संगति इसके यहाँ होती है और ये अपनी राजधानी यहाँ वैशाली बनाता है। एक चीज़ ये ध्यान रखने वाला है, वैशाली।
ये जो है द्वितीय बौद्ध संगीति, कुसुमपुरी कहाँ पर था? वैशाली में। इसके शासनकाल में द्वितीय गौतम मतलब बुद्ध संगीति होता है। इसमें क्या होता है, बौद्ध संगीति में एक विवाद हो जाता है जिसमें बौद्ध दो भागों में बंट जाते हैं। और इसके यहाँ एक रचना होती है बौद्ध ग्रंथ की इसके शासनकाल में, और उस बौद्ध ग्रंथ को कहा गया है दिव्यावदान, विद्यावदान, और दिव्यावदान के बाद दूसरा था महावंश, महावंश। इसमें इसके जो है ना राज्य के भी विवरण मिलते हैं, किस प्रकार राजाओं का क्या है, तो इसके शासनकाल में ही वह लिखा गया था। एक बार देख लेंगे। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की, अपनी राजधानी वैशाली बनाया। साथ ही इसका उपनाम जो था वो नंदीवर्धन था। इसमें जो है दूसरा इसका शासक आता है, इसका नाम कालाशोक है। कालाशोक का 394 से 366 कालावधि होता है बीसी में। और इसके यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति होती है कुसुमपुरी में, यह वैशाली में होता है। 2 ग्रंथों की रचना होती है। यहाँ पे बौद्ध 2 मतों में बंटते हैं और दोनों होते हैं, एक होते हैं स्थावीर और दूसरे होते हैं महासांघिक। तो विशेष नहीं, यहाँ इतना ही देखना है कि 2 भागों में। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में 2 भागों में बटा, तो आपको ध्यान रखना होगा द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान बटा। शासनकाल पूछे तो कालाशोक का कहलाएगा। कालाशोक किस वंश के थे, तो शिशुनाग वंश के थे। यहाँ तक हो गए। इसके अंतिम शासक पचनक था, ये देख लिए तो एक बार। इसके अंतिम शासक जो है और पचनक की हत्या कौन कर देता है, तो इसके बाद नंद वंश की स्थापना हो जाएंगे। तो नंद वंश के कौन थे, महापद्म नंद। तो नंद वंश की स्थापना पचनक की हत्या के बाद क्या होता है, आरंभ हो जाएगा। तो इसके अंतिम शासक जब पूछे तो पचनक इसके अंतिम शासक थे, और इसकी हत्या किसने की, तो महापद्म नंद ने इसकी हत्या की। और अब क्या हो जाएगा, शासन आरंभ होगा नंद वंश का। देख लीजिए, नंद वंश के बाद हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे, क्योंकि घनानंद के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य शासन करते हैं। हटाएं इसको। मगध जो है पूरे भारत में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बिहार तो है ही, लेकिन बिहार के साथ साथ संपूर्ण भारत को ये अपने अंदर क्या करता है, ले आता है। और एक समय ऐसा आता है कि यह अफगान सहित सभी के केंद्र बिंदु में आ जाता है। तो सभी क्या करते हैं, एक बार मगध की तरफ जरूर आना चाहते हैं। तो नंद वंश की स्थापना अब हो चुकी है, स्थापना हो गया नंद वंश, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है काफ़ी प्रतापी राजा थे, काफ़ी इनका ये था। तो इन्होंने क्या किया, अभी तक किसी ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया था। कलिंग, और जो भी राजा बनता था तो उसकी एक इच्छा होती थी कि हम कलिंग को क्या करें, और इन्होंने क्या किया, पराजय कर दिया कलिंग को। ये प्रथम ऐसे राजा थे, इनको प्रथम ऐसे राजा था जिन्होंने क्या किया, कलिंग को पराजय कर दिया। और इन्हें इकाराट की उपाधि इन्हें
इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, तो ये उग्रसेन, उग्रसेन इनका नाम था। यही है विशेष इनके बारे में, ज़्यादा कुछ अभी। इन्होंने क्या किया, यहाँ कलिंग पर जब आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण के बाद यहाँ जैन मूर्ति एक उठा के ले आए, जैन मूर्ति ले आए। और इसका विवरण कहाँ मिलता है, तो हांथी गुफा के अभिलेख में। आपसे पूछ दिया हांथी गुफा अभिलेख किससे जुड़ा है, तो ये कलिंग नरेश खारवेल, खारवेल से इन्होंने ही बताए, मतलब हांथी गुफा अभिलेख में चर्चा किया कि नंद वंश के जो संस्थापक है महापदम नंद, उन्होंने हमें पराजय कर दिया और यहाँ से जैन मूर्ति ले गए। तो ये चीज़ इनके बारे में था। इनका ये पहला ऐसे ये मतलब राजा थे जिन्होंने हमला किया कलिंग पर। इससे पहले कोई, कलिंग एक ऐसा राज्य था, बहुत छोटा राज्य था, परंतु आज के इजराइल जैसा था, संपन्न एकदम सभी चीज़ों से। इन्होंने उपाधि ली एक आराट की, इनका नाम था उग्रसेन। इनका जो अंतिम मतलब शासक रहा है, अंतिम शासक, ये घनानंद रहा है। घनानंद किसके समकालीन था, तो सिकंदर के समकालीन था। ये 334 बीसी से 323 बीसी तक। 323 बीसी में क्या होता है, इसके ऊपर हमला हो जाता है। हमला कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या करते हैं, हमला करके इसको हरा देते हैं। ये काफ़ी शक्तिशाली राजा था। यूनान के बारे में, यूनान की तरफ इसके बारे में चर्चा था, तो यूनानी लेखक इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे जैंद्रमीज, जैंद्रमीज और अग्रमीज, ये जो है इसको नाम यूनान वाले कहते थे। काफ़ी प्रभावशाली नेता था ये, मतलब काफ़ी प्रभावशाली ये राजा था। अभी हमने नंदवंश को देखा, नंदवंश के संस्थापक कौन है, महापदम नंद। कलिंग पर इन्होंने मतलब हमला कर दिया, कलिंग को पराजय कर दिया। इनकी उपाधि एक कराट की उपाधि है। अग्रसेन, उग्रसेन इनका नाम है। जैन की मूर्ति ले आए, जिसकी चर्चा कलिंग नरेश क्या करते हैं, खारवेल कहाँ करते हैं, तो ये हांथी गुफा अभिलेख में करते हैं। अंतिम शासक इसका कौन होता है, घनानंद होता है। घनानंद कब से कब तक रहा, 334 बीसी से 323 बीसी में। यूनानी लेखक जैंद्रमीज और अग्रमीज की उपाधि किसको देते हैं, तो घनानंद को। आगे बढ़े। अब आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश क्या करता है, यह घनानंद पर हमला करके घनानंद को पराजय करता है और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह करते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। छोटा हो गया, आपको दिख रहा हो शायद नहीं। हमला कर आक्रमण कर 322 बीसी में पराजित कर दिया और उसकी पुत्री से दुर्धरा, ये नाम थोड़ा विशेष ध्यान में रखिएगा, दुर्धरा से क्या किया, विवाह कर लिया। इसका सेना मतलब प्रधान सेनापति कौन था, इसने चाणक्य, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, या विष्णुगुप्त, प्रधानमंत्री बनाया।
इसके समय में क्या होता है, जब सिकंदर एक अभियान लेके चलता है, विश्व विजेता का अभियान, तो वो जब भारत पहुंचता है बितिस्ता नदी के किनारे झेलम के तट पे, पोरस से उसकी लड़ाई होती है, वो घायल हो जाता है और बेबीलोन की तरफ जाते जाते 323 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके दो सेनापति थे, एक थे सेलुकस निकेटर और निर्याकस। सेलुकस जो थे वो थल सेनापति थे और निर्याकस जो था वो जल सेनापति था। तो सेल्यूकस देखता है कि सिकंदर की ये जो सेना है, इतनी बड़ी सेना का लाभ लेके हम किस पर हमला कर देते हैं 323 में, नंद वंश पर। लेकिन उस समय क्या था, यहाँ की मतलब मगध की स्थिति बदल चुकी थी। यहाँ पे आ चुके थे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य जैसे इसके प्रधान सेनापति थे, जो पहले ही किसी भी चीज़ को, भविष्य को समझ सकते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र समझकर, आप इसको इकोनॉमिक्स मत कहिएगा, ये राजनीति की पुस्तक थी। राजनीति की पुस्तक थी। और इन्होंने क्या किया कि सेल्यूकस जब इस पर हमला करता है मौर्य वंश पे, तो सेल्यूकस को बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। परिणाम स्वरूप उसे 4 राज्य गंवाने पड़ते हैं। आइए चर्चा करते हैं उसकी। चार प्रांत के साथ क्या है, 4 प्रांत के कौन कौन से मिलते हैं, तो ये था मकरान, मकरान तट देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे अंतिम बिंदु, हेरात अफगानिस्तान, है ना, काबुल, मकरान, हेरात, काबुल और कंधार। यहाँ तक का ये 4 जो राज्य है, ये कौन ले लेता है, चंद्रगुप्त मौर्य ले लेता है। साथ में सेलुकस निकेटस की पुत्री होती है, उसका नाम है कॉर्न पुत्री कॉर्नेलिया। इससे जो है इसका विवाह हो जाता है। इसका नाम हेलेना था, एक मिनट माफी चाहेंगे, हेलेना। हेलेना, और उससे क्या करते हैं, ये विवाह कर लेते हैं, और ये 4 प्रांत इसको और मिल जाते हैं। और साथ में सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, तो 500 हाथी सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दे देता है। बाद में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये यहाँ तक दिख रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये भद्रबाहु से क्या करते हैं, जैन धर्म की शिक्षा ले लेते हैं, और ये चले जाते हैं कहाँ, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में पड़ता है, और वहाँ पे क्या करते हैं कि ये संलेखना पद्धति से, संलेखना पद्धति से प्राण त्याग देते हैं। इसको नीचे ही लिख लेते हैं ना, नहीं देखने में थोड़ा अजीब लगेगा और आप समझ। ये नीचे वाली चीज को मिटा दो। जो चीज़ मिट गई है आप नहीं देख पाए तो पॉज करके आप कृपया उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा मिटाने के बाद ध्यान में आया है। भद्रबाहु से क्या लिया,
शिक्षा ली और श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से प्राण त्यागे। जैन धर्म में एक पद्धति है प्राण त्यागने की, उस पद्धति से इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। दुनिया के सभी संविधान में एक अपराध है जो आप करते हुए पकड़ा गए तब आपको सज़ा है, लेकिन आपने कर दिया वो काम तो आपको कोई सज़ा नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ऐसा कौन सा कानून, मतलब दुनिया के सभी कानून मतलब संविधान में यह प्रावधान है कि अगर आप करते हुए पकड़ा गए तो आपको सज़ा मिलेगी, परंतु आप कर बैठे तब आपको कोई सज़ा देने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ तक आया। ये इनकी मृत्यु जो है ये 298 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, यहाँ तक देख लिए, एक बार लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिठा दे। यहाँ पे महाजनपद लिखा रह गया है ना, इस चीज़ को मैंने देखा ही नहीं। हम मगध को ऊपर कर देते, बाद में ध्यान में आया, क्योंकि मतलब यहाँ पे राज्य बदलते रहेंगे, मगध नहीं बदलेगा, मगध वैसा ही रहेगा। ध्यान ही नहीं दिया। अगला जो शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है, इसकी चर्चा करेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार को देखेंगे। बिंदुसार और बिंबिसार में थोड़ा सा अंतर है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के मरणोपरांत यानी 298 बीसी से 272 बीसी तक क्या करता है, राज्य संभालता है। यह कौन था, तो ये मतलब घनानंद की पुत्री से जो शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इसके माता का नाम था दुर्धरा का, मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं, दुर्धरा का पुत्र था ये। ठीक है, बिंदुसार के समय में जो है ना तक्षशिला में विद्रोह फैल गया, तो उस विद्रोह को फैलाने के मतलब दबाने के लिए इसका एक सुसीम लड़का था जो बड़ा था, बड़ा बेटा का नाम सुसीम को भेजा था। वहाँ का राजकुमार ही था। तक्षशिला का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। यहाँ देख लीजिएगा, तक्षशिला का राजकुमार सुसीम, ये बेटा होता है बड़ा वाला। कभी कभी पूछ देता सुसीम कौन था, तो बिंदुसार का बड़ा बेटा था। फिर ये विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजते हैं, अशोक को। अशोक क्या था, अशोक काफी क्रूर राजा था और ये उस समय में अवंती का राज्यपाल था। इसने क्या किया, वहाँ पे जाके तक्षशिला के अंदर काफ़ी मारकाट मचाई और इसने इतने भयंकर तरीके से विद्रोहियों की हत्या की, बच्चे बूढ़े बीमार सबको इस ढंग से निर्मम हत्या करी कि आसपास के जो राज्य थे वो भी सहम उठे थे इसके, और बड़े मतलब क्रूरतम ढंग से इसने हत्या की। इसके बाद जो है बिंदुसार, और इसी के समय सीरिया का नरेश जो होता है, एंटियोकस, एक मतलब दरबारी को भेजता है। दरबारी से ध्यान में आया है, सेलुकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में भेजता है उसका नाम रहता है मेगास्थनीज, और ये भेजता है उसका नाम रहता है एंटियोकस जो है डाइमेकस को भेजता है।
तो वो चीज़ भूल गए थे, छूट गया था पिछले अभी पढ़ाने के दौरान। तो ध्यान रखिएगा, डाइमेकस इसके शासनकाल में, और चंद्रगुप्त के समय तो मेगास्थनीज का नाम इसलिए लिखना पड़ा भी क्योंकि इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका पुस्तक जो है भारत के इतिहास को बहुत चीज़ बताता है, लेकिन भारत के इतिहास वाले मानते नहीं हैं इस बात को, क्योंकि इसके पुस्तक के अनुसार भारत के लोग काफ़ी ईमानदार थे, भारत काफ़ी समृद्ध देश है और यहाँ किसी के घर में ताला नहीं होता है, ऐसी बातें यहाँ लिखी गई थी। यहाँ कोई भी जाति वर्ण व्यवस्थाएं नहीं है, भारत के लोग एक दूसरे को मतलब परस्पर प्यार करते हैं। राजा सामान्य होता है और यहाँ महिलाओं में जो है वो भी मतलब सैनिकों में भाग लेती है, ऐसी बातें यहाँ लिखी गई थी जो भारत के विद्वानों को लगा कि नहीं ये गलत हो सकता है, इसलिए इसकी बात को ज़्यादा लेते नहीं। आप पूरे इतिहास के अंदर देखेंगे बौद्ध ग्रंथों को आधार बनाया जाता है। तो ये चीज़ें थी यहाँ तक। अब क्या है कि अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक ने कब मतलब अपना राज्याभिषेक करवाया, कलिंग पर कब युद्ध किया, मतलब हमला किया, अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की, ऐसे सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। एक बार चीज़ों को दोहराते हुए हम फिर अनुमति लेंगे आपसे। बिंदुसार जो है मौर्य काल का दूसरा शासक था। इसकी शासन अवधि 298 से 272 BC तक थी। ये दुर्धरा का पुत्र था। तक्षशिला में इसके समय में विद्रोह फैला। तक्षशिला का उस समय राजकुमार सुसीम था जो इसका बड़ा बेटा था, और विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा जो अवंती का राज्यपाल था उस समय में, और छोटा लड़का था सीरिया का जो राजा है एंटियोकस, उसने इसके दरबार में डाइमेकस को भेजा था। तो ये चीज़ें थी आज की कक्षा के लिए। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।